आप सभी का एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के प्रश्नावली 1.2 के बारे में, है ना। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है, और उसी से संबंधित आज हम लोग देखेंगे कुछ प्रश्न जो आपके प्रश्नावली 1.2 में हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 के सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास संख्याएं दी गई हैं उन्हें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। जैसे कि हम बात करें, अगर मान लीजिए 6 दिया रहता, अगर इसको बोला जाए कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, तो हम कुछ इस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या से 2 से अगर निकालेंगे तो कितनी बार में, 3 बार में। तो आप देखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुना 3। तो 6 को हमने व्यक्त कर दिया अभाज्य गुणनखंड के रूप में। इसी तरीके से हमें यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं जिनका हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए सबसे पहले कुछ हम क्वेश्चंस को, कुछ प्रश्नों को हम करते हैं और बाकी कुछ को आप करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, लिखेंगे एक हम यहाँ पे जरूर लाइन जरूर लिखेंगे कि दी गई संख्या या दी गई संख्या को निम्नलिखित तरीके से अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि हम लोग ये जरूर लिखेंगे कि दी गई संख्या, सबसे अगर पहला प्रश्न हम लोग कर रहे हैं तो दी गई संख्या क्या है, यहाँ पे 140 है। तो लिखेंगे दी गई संख्या को निम्नलिखित तरीके से अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो तरीका क्या है, कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे हम लोग 140 रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ सबसे पहले छोटी संख्या 2 से लगाने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे 70 बार में लग जा रहा है। फिर 2 से लगाएंगे, फिर यहाँ पे 35 मीन्स कि 35 बार में लग रहा है। अब 2 से लगाएंगे नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे 3 से भी नहीं लगेगा। यहाँ पे लग रहा है ये 5 से, कितने बार में, 7 बार में। और अब चेक करेंगे तो अब नहीं लगने वाला, मतलब इतना ही होगा। अब चाहे तो 7 से लगा करके एक बार में लगा सकते हैं, या फिर आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, दूसरे प्रश्न को भी करेंगे और तीसरे को भी करेंगे। क्लियर है। उम्मीद है आप सभी को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। चलिए अब हम लोग प्रश्न 2 और 3 को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न कुछ था। इसके बाद जो है प्रश्न संख्या 2 को हमने 3 को 4 और 5 ये हमने आपके लिए थोड़ा सा सुविधा कर दिया ताकि हम आपका समय यहाँ पे नहीं लें। उम्मीद था कि आप लोग ये कर लेंगे। अगर फिर भी कहीं पे समस्या होगी तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने 2 प्रश्न संख्या 3 को किस प्रकार से किया, 4 को किस प्रकार से कर रहे हैं, 5 को किस प्रकार से कर रहे हैं। यहाँ पे एक बात है कि आप जरूर लिखेंगे, जैसे प्रश्न संख्या मान लीजिए 3 को हल कर रहे हैं तो इसके ऊपर लिखेंगे कि दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए हमने निम्नलिखित विधि का प्रयोग किया। ठीक है, ये जरूर लिखेंगे जो हमने पहले प्रश्न में लिखा। तो चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न संख्या 1। और हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 कुछ आपके सामने इस प्रकार है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एलजीएम गुना एचसीएफ है। फिर से समझिए, यहाँ पे कुछ युग्म दिए गए हैं जैसे कि 26 और 91, 510 और 92, 336 और 54, ये युग्म दिए गए हैं। हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और इसके निकालने के बाद हमें जांच करना है कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है एलसीएम गुना एचसीएफ के। मतलब हमने वहाँ पे एक रूल पढ़ा था कि अगर कोई संख्या ए और बी 2 संख्याएं दी गई हों तो हमने अगर इनका एचसीएफ एलसीएम निकालना है, मान लीजिए इसका एचसीएफ निकालते हैं ए बी का, और एचसीएफ जो निकालें उसको अगर हम गुना कर दें एलसीएम से, इसी दोनों संख्या का एलसीएम से गुना कर दें, तो जो रिजल्ट आता था वो होता था a इंटू बी।
मतलब कि अगर दो संख्याएं दी गई हैं तो इन दोनों संख्याओं का HCF और इन्हीं दोनों संख्याओं का LCM को अगर आपस में गुना किया जाए तो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता था। तो यही चीज़ यहाँ भी करना है कि युग्म दिया गया है, मान लीजिए ये A है और ये B है, दो संख्याएं दी गई है, इनका HCF निकालना है, इनका LCM निकालना है। उसके बाद चेक करना है कि क्या LCM और HCF का गुना करने से इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ रहा है। वही चीज़ लिखा गया है। देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM गुण HCF है। तो ठीक है, हम लोग पहला क्वेश्चन को हल करते हैं और बाकी क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न जब हम लोग हल करेंगे क्या लिखेंगे भाई, 26, सॉरी सबसे पहले नंबर 1 क्या दिया गया है यहाँ पे, 26 और 91। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि 26 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड लिखिए, फिर 91 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से लगाएंगे 13 बार में। अब नहीं लगेगा तो आप एक बार चाहे तो लगा सकते हैं एक बार में। तो फाइनली 26 = कितना आ रहा है, 2 × 13। अब इसी प्रकार से हम यहीं पे 91 का निकालेंगे। तो अगर ये हम लगाएंगे तो 7 से 13 × 91, 2 से नहीं लगना, 3 से भी नहीं लगना है, 5 से भी, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, ये 7 से लग रहा है। कितने बार में, 13 × 7 = 91, फिर 13 को एक बार में लगा दिए। तो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग 91 को जब लिख पा रहे हैं तो ये आ रहा है 7 × 13। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 × 13, 7 × 13। अब जैसे ही हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, अगर हम LCM की बात करें, LCM किसका 26 और 91 का, ये आप लोग बहुत अच्छे से कर पाए होंगे। हम पिछले क्लास में सिखाए थे कि LCM और HCF किस तरीके से निकाला जाता है। तो वही चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं। LCM निकालने के लिए जो चीज़ें कॉमन होती थी उसको सिर्फ एक बार काउंट करते हैं और जो कॉमन नहीं होता उसको मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 13 2 जगह है तो सिर्फ एक बार काउंट करेंगे, फिर गुना 7 गुना 2। अब देखिए 7 दूना 14, 14 को गुना करना है 13 से। तो 14 को अगर आपको 13 से गुना करना है तो सबसे पहले 14 को 10 से गुना कीजिए 140, और 14 को फिर कितना से गुना कर लीजिए 3 से। 14 का 28, 34 42। तो 140 में जब 42 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 182। तो इनका LCM कितना आ गया, 182 आ गया। अब देखिए अगर हम HCF की बात करें यहाँ से, तो HCF क्या होने जा रहा है, 26 और 91 का HCF क्या होता है, जो सबसे अधिकतम घात वाला संख्या क्या हो, कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। तो देखिए यहाँ पे 13 सबसे बड़ा जो है वो दोनों में है, तो इसका HCF कितना हो गया, 13 हो गया। लेकिन अब हम लोग जांच की बात करें तो कॉपी के नीचे लिखेंगे, हमारे पास नीचे जगह नहीं है तो हम इसलिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे जांच। ठीक है, ये जो है, ठीक है, जी नहीं समझना है, जांच लिखकर कुछ इस प्रकार करेंगे। उसके बाद लिखेंगे क्या, LCM। LCM कितना है, LCM गुना HCF, ठीक है ना, बराबर A × B। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं या इसको नहीं लिख करके डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 182 × 13 इज इक्वल टू क्या, इधर हम लोग का A × B क्या है, A है हमारा 26 × 91, 26 × 91 है ना। यहाँ पे आप बहुत आराम से देख पा रहे हैं कि क्या है, दोनों संख्याएं बहुत इजी वे में इक्वल ही होना है। कैसे इक्वल होना है, देखिए अगर आप काटेंगे 13 एकम 13, 13 दूनी 26 है, तो ये कितना हो गया, कुछ समझ में आ रहा कैसे कटा, फिर से समझिए। ये 13 इस साइड है, बॉर्डर के इस पार है तो इसके साथ गुना में है, अगर बॉर्डर के उस पर जाता तो इसका पूरा के नीचे जाता, 26 के नीचे जाता। मतलब क्या कि 13 नीचे चल जाए तो 13 कम 13, 13 दूनी 26 आप काट सकते थे। देखिए क्या हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि अगर 13 इधर गुना में है और उधर 26 गुना 91 है, इधर 182 है गुना में, तो ये अगर इधर गुना में अगर इसको उधर भेजेंगे तो यहाँ से होकर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा 13। तो फिर 13 एकम 13, 13 दूनी 26, वही कटना है। तो हम क्यों ना डायरेक्ट काट लें, मन में सोचे कि ये उधर चला गया 13 एकम 13, 13 दूनी 26, इधर क्या बचा 182 बचा, और उधर कितना हो गया, 2 को जब 91 से गुना करेंगे तो ये भी 182। तो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सत्यापित। तो उम्मीद है इस प्रकार से जो यहाँ पे 2 प्रश्न और दिया गया है ये आप लोग खुद से कर पाएंगे बिल्कुल। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। ठीक है,
तो चलिए हमने आप लोगों के लिए क्या कर लिया, प्रश्न 2 और 3 को भी हल कर दिया है, ताकि अगर कहीं समस्या हो तो उस चीज़ को आप तुरंत देख पाएँ। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 को करने से पहले ये 2 और 3 हमने देखा है। देखिए 2 क्या था, 510 और 92। सबसे पहले 510 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया, 510 का अभाज्य गुणनखंड ये आया, 92 का अभाज्य गुणनखंड किया हमने, ये आया। अब एलसीएम की बात करते हैं तो आपको पता है एलसीएम कैसे निकाला जाता है, जो संख्याएं कॉमन है वो एक बार गिनी जाएंगी और बाकी सारी चीज़ें। तो ये 2 के बदला 1 2, फिर 2 23 3 5 17, 2 23 3 5 17। एलसीएम आ गया कितना, मल्टीप्लाई जब आप सारे को करेंगे तो 23 46 0 आएगा एलसीएम। क्लियर है, ये थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना होगा। ठीक है, और एचसीएफ क्या है, एचसीएफ देखेंगे उभयनिष्ठ जो है, सार्वधिक पावर का उभयनिष्ठ जो है सिर्फ 2 है, तो एलसीएम एचसीएफ 2 आ गया। अब जांच करना है तो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब जैसे इन दोनों को गुना करेंगे तो 23 दूना 46, फिर इधर से 46 दूना 92 और इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई किए और इधर मल्टीप्लाई किए तो सेम ही चीज़ आ रहा है, मतलब दोनों क्या है, दोनों पक्ष बराबर है, मतलब सत्यापित होता है। तो प्रश्न संख्या 2 था। 3 इसी प्रकार से आप लोग, उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोग देखकर समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यह भी प्रश्न पिछले प्रश्न के ही जैसा है, लेकिन यहाँ पे बात है कि 3 पूर्णांक दिए गए हैं, 12, 15 और 21। तो इसको भी सेम उसी प्रकार से हम लोग हल करेंगे। देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले एक को हम लोग हल करते हैं, बाकी आप लोग करेंगे। तो एक को हम लोग हल करने के लिए सबसे पहले तो लिखेंगे कि 12, 15 और 21 के बारे में हमें काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 12 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 का गुणनखंड बराबर क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे आप लोग 12 का गुणनखंड यहाँ साइड में करेंगे 2 से, बस। तो 12 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 3। अब इसी तरीके से अगर हम लोग 15 का निकालें तो क्या आएगा, 3 से लगेगा ये 5 बार में और नहीं लगेगा, तो 15 का क्या आ गया, 3 गुना 5। अब इसी तरीके से अगर हम लोग 21 का निकालें तो ये भी 3 से लगेगा 7 बार में, तो 21 का क्या आ गया, 3 गुना 7। हम लोग क्या बात कर रहे थे, सबसे पहले अगर एचसीएफ का ही बात कर लें, 12, 15 और 21 का अगर एचसीएफ का बात करें तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, जो सार्वधिक घात वाला जो गुणनखंड है वो कॉमन होना चाहिए, तो वो ही कहलाता है एचसीएफ। तो देखिए यहाँ 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, तो ये सार्वधिक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ क्या हो गया, 3 हो गया। अगर हम लोग एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होता है, आपको पता है कि जो उभयनिष्ठ है वो सिर्फ एक बार काउंट होगा और बाकी सारे नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं। तो 3 तीनों में है तो वो 3 एक बार काउंट होगा, बाकी यहाँ से 7, यहाँ से 5, यहाँ से 2 2, यहाँ से 2 2। अब देखिए कैसे गुना करेंगे हम लोग। सबसे पहले 5 को 10 से किए, 5 दूना 10, ठीक है, ये हो गया हमारा 10, ध्यान रखना है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, साथ ये 21 दूना 42। अब 42 को अगर 10 से गुना करना है तो कितना, 420, ये हो गया हमारा एलसीएम हो गया। तो उम्मीद है आप इन चीज़ों को कर पाएंगे। चलिए फिर भी हम लोग इन चीज़ों को देख लेते हैं ताकि आपको समस्या ना हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमने प्रश्न 2 और 3 को भी हल कर लिया है। 2 को देखेंगे कुछ इस प्रकार से है, 17 किसी से नहीं लग रहा था तो 17 से ही लगाएं एक बार में। 23 को किसी से नहीं लग रहा, 23 से ही लगाएं एक बार में। 29 नहीं लग रहा था, 29 को लगाएं एक ही बार में। तो 17 का गुणनखंड क्या आ गया, 17 गुना 1। 23 का आ गया 23 गुना 1। 29 का आ गया 29 गुना 1। एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या है, 1 है, क्योंकि 1 ही सब में कॉमन है, तो 1 आ गया एचसीएफ। ठीक है, अब एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम देखिए ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो कॉमन है 1 को छोड़कर, तो हम क्या करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 17 गुना 23 गुना 29, ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर कितना, ये। इसी प्रकार से हम 8 का किए तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। 9 का किए 3 गुना 3 गुना 1। एक हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये सीएफ आपको समझ आए। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे भी छोड़ सकते थे। 25 का 5 गुना 5 गुना 1, ठीक है, तो एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि 1 कॉमन है। एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको एक बार काउंट करते हैं, बाकी सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई किया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, तो सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे 1800 आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, चलिए उसको देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 कुछ इस प्रकार से है, एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया गया है, मतलब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है
तथा दिया है एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब दो संख्याएं दी गई हैं आपको, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दो संख्याएं भी दी गई हैं। कौन कौन? 306 और 657। इन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है, इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था देखिए, तो हम इसलिए इसको लिख दिए क्योंकि हम लोग इस चीज़ को बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, हमने इसके पिछले क्लास में भी पढ़ा था जब हम लोग इसका बेसिक पढ़ रहे थे। तब क्या है कि हमें ज्ञात है दो संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल दी गई संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, या दी गई संख्या की जगह दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ दोनों संख्याएं कौन कौन है? 306 और 657। तो हमने लिखा एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर 306 गुना 657। क्लियर है, ये चीज़ हम लोग पढ़ के आ रहे हैं अभी। तो देखिए एचसीएफ, इसका जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक जो एचसीएफ था बराबर तो 9 दिया हुआ है, तो इसके जगह पे हम 9 रख दिए। एलसीएम हमें ज्ञात करना था, एलसीएम नहीं पता था, तो एलसीएम की जगह यही रख दिए। और बाकी 306 गुना 657, ठीक है, एज इट इज रह गया। आपको पता है कि जो चीज़ बॉर्डर के इस पर, मतलब इक्वल के अगर इस पर गुना में है और अगर उस साइड जाता है तो भाग में जाएगा। तो इस 9 को अगर हम उस साइड भेजेंगे तो कहाँ जाएगा? इस पूरे के नीचे जाएगा, भाग में जाएगा। इधर क्या बचेगा? एलसीएम। एलसीएम बचा, तो अब देखिए 306 गुना 657 डिवाइडेड बाई 9, 9 एकम 9, और इसको जैसे ही काटेंगे तो 34 बार में कटेगा। कैसे काटें देखिए, पहला 2 को भाग लगाइए, 9 तिया 27, तो 3 लिख दिए, 9 तिया 27, बचा 3, 3 पर 6 36 और 9 चौक 36, तो 34 बार में कट गया। तो बचा क्या? 34 गुना 657। 34 को 657 से गुना करेंगे तो 22338 आएगा। देखिए हमने यहाँ पे गुना भी किया है। क्लियर है? तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक प्रश्न और है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने प्रश्न लिखा, प्रश्न संख्या 5 क्या है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। इसी प्रकार से हमने एक उदाहरण का प्रश्न किया था, वहाँ पे कुछ इस प्रकार से प्रश्न था कि 4 टू द पावर n, संख्या 4 टू द पावर n, जहाँ पे n कोई प्राकृतिक संख्या है, क्या ये संख्या शून्य पर अंत हो सकता है, शून्य पर समाप्त हो सकता है? तो वहाँ हमें जवाब था नहीं। और क्यों नहीं होता था? क्योंकि हम इसी संख्या को क्या लिख पा रहे थे? 2 इंटू 2 का पावर n। बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? देखिए 6 है, सॉरी 4 है, तो 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग और थोड़ा बढ़ाए थे, तो 2 गुना 2 का मतलब 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 और पूरा का पावर n है, तो मतलब क्या लिखे थे हम? अब आपको पता है पावर पावर आपस में गुना होता है, तो 2 का पावर 2n हो गया। ठीक है, 2 का पावर क्या हो गया? 2n। मतलब फाइनली हम लोग लिखे थे 4 का पावर n को 2 का पावर 2n। इसका मतलब तो यही होता है कि n की जगह पे आप कुछ भी रख लीजिए, मान लीजिए 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, कुछ भी रखिए। यहाँ पे क्या होना है? मान लीजिए कुछ भी पावर रखिए, तो जैसे कि 2 4 कुछ भी रखेंगे, तो जैसे मान लीजिए 2 रखते हैं, 2 गुना 4 हो गया, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 10, कुछ भी आना है 2 का पावर में आएगा। इसका मतलब ये होता है कि इस संख्या को अगर हम लोग लिखना चाहें अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो जो भी होगा वो 2 गुना 2 गुना 2 इसी तरीके से चलेगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए 4 पावर है तो 4 को 2 होगा, 5 पावर है तो 5 को 2 होगा। अगर ये संख्या शून्य पे समाप्त होती, अगर ये संख्या शून्य पे समाप्त होना था, तो ये क्या होता? 5 से विभाजित होता। बात को समझिए, अगर ये संख्या शून्य पे समाप्त होता तो ये 5 से विभाजित होता, और अगर ये 5 से विभाजित होता तो जो 5 अभाज्य संख्या है इसके गुणनखंड में आना चाहिए था, लेकिन इसके गुणनखंड में सिर्फ 2 2 2 ही आ रहा था। इसका मतलब ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी, और अगर 5 से विभाजित नहीं होगी तो शून्य से समाप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है, हमने नियम पढ़ रखा है कि जो संख्या शून्य से समाप्त होती है वो 5 से विभाजित होना ही होना है। और अगर 5 से विभाजित होगा तो आपको पता है कि जो अभाज्य संख्या 5 विभाजित करती है वो उसके गुणनखंड में आती है। तो गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा, इस वजह से ये 5 से विभाजित नहीं होगी, और विभाजित नहीं होगा तो शून्य से अंत नहीं होगा, है ना। तो ये हमने सीखा था वहाँ पे। अगर उम्मीद है अगर आप इस चीज़ को सीखे थे वहाँ पे तो आप कर पा रहे होंगे। यहाँ पे प्रश्न क्या है? 6 टू द पावर n वाली बात है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। जरा एक थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, 6 टू द पावर n को क्या हम लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 टू द पावर n लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको पता है ना 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3। अब इसका मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए तो 2 का पावर n गुना 3 का पावर n। आपने पढ़ा है कि पावर क्या दोनों पे गुना में बटता है। अगर प्लस रहे तो a प्लस b का पावर अगर n रहे तो ये हम लोग 11th में पढ़ेंगे, बाइनोमियल थ्योरम जिसे कहते हैं, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। अगर यही n के जगह पे 2 रहे तो a प्लस b का होल स्क्वायर पे जाता था। लेकिन अगर यही चीज़
a इंटू बी का पावर रहे तो ये पावर इस पे आ जाता है और इस पे आता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर a इंटू बी है, देखिए 2 गुना 3 का पावर n है तो ये n इस पे आएगा और इस पे भी आएगा। मतलब समझ में आ रहा? तो मतलब ये जो संख्या है, इस संख्या को अगर हम गुणनखंड के रूप में लिखें, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें, तो वहाँ पे n चाहे आप कुछ भी रख ले, 1 रखे, 2 रखे, प्राकृतिक संख्या से कुछ भी n उठाकर रख ले, तो क्या होगा उसके गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ कौन कौन आएगा? 2 आएगा। मान लीजिए यहाँ 2 रखे, यहाँ भी 2 रखे, तो 2 गुने 2 फिर 3 गुने 3, है ना। तो मतलब यहाँ पे भी 5 नहीं आने जा रहा। इसके जो गुणनखंड होंगे 6 टू द पावर n के, उसमें सिर्फ 2 और 3 उपस्थित होंगे, 5 नहीं आ रहा। अगर 5 नहीं आएगा तो क्या वह शून्य पे अंत हो सकता है? अंत नहीं होगा। तो इसमें भी हम यही लिखेंगे कि यदि यह शून्य पे अंत होता है तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हमें पता है, हमें क्या पता है कि जो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है कि अगर किसी भाज्य संख्या का जो गुणनखंड हो गया वो अद्वितीय होता है, मतलब किसी एक भाज्य संख्या का गुणनखंड यूनिक होता है, मतलब एक ही गुणनखंड होता है, उसके अलावा ऐसा नहीं है कि हम 4 का गुणनखंड अभी ये लिख रहे हैं और कल दूसरा लिखने लगेंगे, मतलब यूनिक होता है। क्लियर है बात? तो वही चीज़ हम समझ पा रहे हैं हम लोग क्या लिखने वाले हैं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर्स देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा, देखिए अभी जो चीज़ मैंने समझाया ना, सिर्फ उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। हालांकि यह किसी भी बोर्ड में नहीं पूछा जाता, लेकिन यह आपको समझ में आना चाहिए ये सब प्रश्न को किस तरीके से हल कर रहे हैं हम लोग। क्या लिख रहे हैं हम लोग? यदि संख्या 6 टू द पावर n किसी n के लिए शून्य पर समाप्त होती है तो यह 5 से भाज्य होंगी, क्योंकि पता है जो शून्य पे समाप्त होगा वो 5 से भाज्य होगा, क्योंकि आपको भाज्यता का नियम पता होना चाहिए कि जो संख्याएं शून्य पर या 5 पर खत्म होती हैं, समाप्त होती हैं, वो 5 से विभाजित होती हैं। तो वही चीज़ हमने लिखा, यदि संख्या 6 टू द पावर n किसी n के लिए शून्य पर समाप्त होती है तो यह 5 से भाज्य होंगी, अर्थात 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए। अगर 5 से भाज्य होगा तो 5 आना चाहिए, परंतु अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से इसके गुणनखंड में सिर्फ 2 और 3 ही आएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि आप देख पा रहे हैं 6 टू द पावर n का मतलब 2 इंटू 3 टू द पावर n, मतलब वहाँ यूनिक है कि सिर्फ 2 और 3 ही हैं। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है कि जो गुणनखंड है किसी भाज्य संख्या का वह यूनिक होगा। ऐसा नहीं कि अभी 2 3 है तो फिर बाद में 3 5 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यूनिक है सिर्फ क्रम को छोड़कर, यही तो हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। तो क्या इसलिए ऐसा संभव नहीं है कि किसी n के लिए 6 टू द पावर n शून्य पर समाप्त हो। क्लियर है? चलिए अब हम लोग एक अगला प्रश्न को करेंगे, लेकिन उसके व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, है ना। क्वेश्चन भी देख पा रहे होंगे कि ये और ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, हमें व्याख्या करना है। तो इस चीज़ का व्याख्या करें उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का क्या कहता है। वो प्रमेय ये कहता था कि किसी भी भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं आप। मतलब कि अगर कोई भी भाज्य संख्याएं आपके पास दी गई हो तो हम क्या उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। आप बात एक बताइए, अगर हम इस किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं और कहीं पे हमें ऐसा दिखे कि कोई एक गुणनखंड हमें दिख रहा है और वो सारे का सारा अभाज्य गुणनखंड है, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये सारा अभाज्य गुणनखंड है तो किसी भाज्य संख्या को ही दिखाता होगा, है ना। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि हम मान लें 3 गुना 5 गुना 7, तो क्या है 3 भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, तो ये अभाज्य गुणनखंड है। तो इससे जो संख्या बनता होगा हम बिना गुना किए भी कह सकते हैं कि इससे जो संख्या बनेगा वो भाज्य संख्या ही बनेगा। क्लियर? अब एक बात और बताइए, 8 या 3 गुना 8 ये क्या बताएगा? आप यहाँ बोलेंगे कि सर ये 3 है अभाज्य, ये है भाज्य, तो ये जो गुणनखंड है वो कैसा गुणनखंड हो गया? अभाज्य गुणनखंड तो नहीं कह सकते क्योंकि एक अभाज्य है दूसरा भाज्य है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? देखिए, आप 3 तो 3 लिख दिए, अब 8 भाज्य संख्या है तो इसको आप अभाज्य संख्या के गुणनखंड में लिख सकते हैं कि नहीं? तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2, अब बना अभाज्य गुणनखंड। मतलब क्या है कि अगर एक अभाज्य गुणनखंड है और दूसरा भाज्य है तब भी आप कह सकते हैं क्या कि ये किसी भाज्य संख्या को ही दिखाता होगा।
कुछ समझ में आया? क्यों? क्योंकि एक भाज्य है और दूसरा एक अभाज्य है और दूसरा भाज्य को तोड़ेंगे तो अभाज्य में होगा, मतलब सारा का सारा अभाज्य गुणनखंड बन जाना है, तो भी क्या ये भाज्य संख्या को दिखाएगा। और अगर सारा अभाज्य है तब तो भाज्य संख्या को दिखाता ही है, हमारा प्रमेय कहता है। तो इसी प्रमेय को यूज़ करके इस चीज़ का हम लोग व्याख्या कर पाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो पहला हमारा संख्या दिया गया है, जैसे कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। आपको मैंने बताऊं कि यहाँ पे अगर कहीं पे 13x प्लस 13 रहे, 13x प्लस 13, तो यहाँ से हम लोग 13 आसानी से कॉमन कर सकते हैं। तो 13 जैसे ही कॉमन करते थे तो जो यहाँ पे गुना में है वो बच जाता था, और यहाँ पे गुना में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब 13 बाहर चला गया तो 1 बच गया। उसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा। देखिए तो पहला पद यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा ये, क्योंकि आपको पता है पद को कौन अलग अलग करता है, प्लस या माइनस, गुना अलग अलग नहीं करता। तो अगर हम 13 यहाँ से कॉमन कर ले तो बचेगा क्या, 7 गुना 11, यही बचा ना, 13 तो बाहर चला गया, प्लस यहाँ से 13 बाहर गया, 1 बचा। अब आइए 13 यहीं रह गया, गुना क्या, 11 7 77 और 1 78। तो अब देखिए वही वाला बात आ गया, कौन वाला, 3 गुना 8 वाला। एक तो अभाज्य है और दूसरा क्या है, भाज्य है। और आपको पता है इसको भी तोड़ेंगे तो अभाज्य में तोड़ सकते हैं, मतलब कुल जो रिजल्ट आना है वो अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में ही आना है। मतलब आप यहाँ कह सकते हैं कि यह दिस इम्प्लाई दैट, मतलब कि ये जो बता रहा है यह भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि एक अभाज्य है दूसरा भाज्य है, इसको भी तोड़ेंगे तो अभाज्य के रूप में तोड़ पाएंगे, मतलब यह भाज्य संख्या है। क्लियर हुआ कैसे हुआ? अब आगे बढ़ें। एक दूसरा इसी में दूसरा संख्या दिया गया था, वो क्या है देखिए। इसके बाद हम लोग उसे लेंगे, लिखेंगे तथा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। देखिए यहाँ पे भी 2 पद है, यहाँ से यहाँ तक एक पद और एक ये पद, दोनों पद में कुछ कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन है। जैसे ही 5 कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे 7 गुना 6, ये तो निकल गया, गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5 निकला, बचा 1, ये बचा। अब देखिए गुना करते हैं हम लोग, 5 6 सत्ते 42 गुना 4 दूनी 4 तिया 12 दूना 24 गुना 24, ठीक है, और प्लस 1। फिर से समझिए, 6 सत्ते 42 लिख दिया हमने, 1 को 2 से किया 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24 24, और प्लस 1 था, प्लस 1 लिखनी है। समझ में आया यहाँ तक? अब 24 को आप 42 से गुना करेंगे, 42 को 24 से गुना करेंगे, 4 दूना 8, 4 चौक 16 के 16 है ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये हो गया 8, 6 चक 10 के 0, हाथ में 1, कितना हो गया, 8 1 9 और 1 10, 1008 आना है। तो देखिए 5 और यहाँ पे हो गया 1008 प्लस 1, कितना, 1009। और आपको पता है कि 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, और ये 1009 क्या है, यह भी अभाज्य संख्या है। देखेंगे तो 2 से नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, किसी से नहीं कट रहा है ये। मतलब ये क्या, 1 से और सिर्फ खुद से कट रहा है, मतलब दोनों अभाज्य संख्या है। मतलब यहाँ पे वही बात प्रमेय वाला कि अभाज्य संख्या का गुणनखंड के रूप में है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होता है कि यह भाज्य संख्या होगी। प्रमेय यही कहता था, भाज्य संख्या होंगी। ठीक है, तो चलिए एक अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। वह प्रश्न क्या कहता है, देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान होगा, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, देखिए हम वृत्ताकार पथ बनाते हैं। ठीक है, कोई खेल का मैदान होगा इधर और चारों ओर वृत्ताकार पथ है। आगे समझते हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया को कितने मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है। और आगे पढ़ते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। ठीक है, रवि को कितना लग रहा है, 12 मिनट लगता है। अच्छा, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, एक वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है।
ठीक है। अच्छा, सोनिया को इस पथ का चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, रवि को 12 मिनट लगता है। क्लियर। क्या बोल रहा प्रश्न में कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय एक ही दिशा में, ऐसा नहीं कि स्थान ये चूज किए दोनों हैं और एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, अलग अलग नहीं जा रहा, एक ही समय पे एक ही स्थान से एक ही दिशा में जा रहा है वो लोग। क्लियर है। तो आप बताइए ये दोनों सबसे इसके बाद जैसे एक साथ स्टार्ट किया, तो अब जो है वो लोग प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेगा, है ना, प्रारंभिक बिंदु पे कब मिलेगा, ये बात समझिए। अगर हम सिर्फ सोनिया के लिए बात करें तो पहला चक्कर वो कितने मिनट में पूरा करेगी, 18 मिनट में। दूसरा चक्कर कितने मिनट में पूरा करेगी, 36 मिनट में, मतलब 18 फिर उसके बाद 36, फिर तीसरा चक्कर 18 × 54 मिनट में, 18 × 72 मिनट में, इस तरीके से 18 जाएगा। अच्छा, अब ये क्या अपना पूरा कर रहा है, ये थोड़ा धीरे है, 12 मिनट, फिर 12 × 24, फिर 12 × 36। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, जब 36 मिनट होगा तो ये अपना दूसरा चक्कर पूरा करके यहाँ पे पहुँची होगी। लेकिन अब यही 36 मिनट में 12, फिर 12, फिर 12, ये तीसरा चक्कर पूरा करके यहाँ आता होगा। मतलब कुछ समझ में आ रहा है। एलसीएम वाली बात आ रही थी कि 12, 24, 36। मैंने आप लोगों को एलसीएम सिखाया था इससे पिछले वाले क्लास में। तो एलसीएम का मतलब होता था लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, सबसे कम वाला गुणज, है ना, जो उभयनिष्ठ गुणज होता था। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 36 मिनट में दोनों क्या होगा, मिलेगा प्रारंभिक बिंदु पर। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, इसको लिखेंगे कि हमें 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना होगा। क्लियर है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, देखिए लिखेंगे क्या, यह ज्ञात करने के लिए कि पुनः वे दोनों कितने मिनट में मिलेंगे, हमें 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना होगा। उम्मीद है कि आप लोग 18-12 का एलसीएम ज्ञात कर पाएंगे। क्लियर है। तो ये एक वृत्ताकार पथ हम लोग साइड में जरूर बना देंगे और हल में लिखेंगे स्टार्टिंग में क्या, कि हमें ये ज्ञात करने के लिए कि वे दोनों प्रारंभिक बिंदु पर एक ही साथ कब मिलेंगे, उसके लिए हमें 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना होगा, जो कि आप एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में किसी अगले टॉपिक के साथ।